जय हिंद दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आज बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा था। इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। टॉपिक है हमारा CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। दोस्त ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के सिलेबस के लिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक्स जो और ऐड किए गए हैं, जिसमें दोस्त ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं CIS। पहले इसको डीपली मतलब कि कह सकते हैं कि ब्रीफली में पढ़ाया गया था, अब इसको डीपली पढ़ाया जा रहा है। तो CIS पढ़ेंगे आज हम। एंड एक अरब स्प्रिंग टॉपिक है दोस्त, इसको भी नेक्स्ट पार्ट में हम क्लियर करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपने मेरी सेकंड चैप्टर की टोटल पार्ट्स की वीडियोस को देख लिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। खैर दोस्त, आज की इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। टॉपिक दोस्तों ये है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। और इस कोल्ड वॉर के अंदर तो हमने देखा किस तरीके से पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में बट गई थी। सोवियत यूनियन यानी कि USSR और USA, दोनों ग्रुप्स आपस में इस तरीके से लड़ रहे थे जो कि आगे निकलने की होड़ सी लग गई थी। हमें आगे निकलना है, कोई है बस किसी भी तरीके से आगे निकलना, चाहे हथियारों की होड़ या स्ट्रगल ऑफ पावर कह सकते हो। जिसमें से सोवियत यूनियन चाहता अमेरिका को नीचा दिखाना, उसको पीछा छोड़ना, अमेरिका चाहता सोवियत यूनियन से। लेकिन दोनों की दिमाग इस तरीके से चलती कि अपने इकोनॉमिक और वेपन्स पावर, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन सबको लेकर चलना है, जिसमें अमेरिका आगे निकल पड़ा और सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन के कारण क्या है, इसको दोस्त हमने सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में ही समझ लिया है। आई होप आपने इसको देख लिया होगा। अब हम ये समझते हैं कि सोवियत संघ जब टूट गया, क्योंकि उसके हालात ऐसे आगे हो गए थे एंड में जाके, भाई अब हथियार पे पैसा खर्च कर देगा तो जनता भूखी है, या हथियार तोड़ तोड़ खाएगी जनता, पैसा नहीं होगा तो देश टूट ही जाएगा। और जिन जिन के भाई लगा कि नहीं अब सोवियत संघ में दम नहीं है, खत्म मामला है भाई, तब जाके दोस्तों हुआ ये कि 25 दिसंबर क्रिसमस का डे था। 25 दिसंबर को 1991 को सोवियत यूनियन, जिसको USSR के नाम से जाना जाता था, सोवियत यूनियन भाई हुआ क्या, ये टूट गया, जिसको हम पतन, डिसइंटीग्रेशन या विघटन के नाम से भी जानते हैं। जो भी 15 स्टेट को मिलाकर सोवियत यूनियन बना हुआ था, 15 स्टेट, इसमें से 12 ने मिलकर आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप को कहा गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है दोस्त। एंड अभी हम इसकी बात करेंगे डीपली में, जो हमारा टॉपिक है आज। एंड दूसरा दोस्तों हमारा टॉपिक है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। आपको ये समझ में आ गया। एंड जो 3 कंट्री बच गए, ये कंट्री सोचा कि हम किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे भाई, हम तो अपना एक अलग कंट्री बना के रहेंगे। तो कंट्री तो ये 12 के जो भी हैं, अभी जो मैं बताऊंगा अभी आपको, ये भी अलग अलग एक कंट्री बन गए, लेकिन इन्होंने आपस में एक ग्रुप बना लिया। जैसे अभी आप पढ़ोगे आगे चल के दक्षेस के बारे में, यूरोपियन यूनियन हो गया, ये सब एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है। जैसे यूरोपियन यूनियन में दोस्त 27 कंट्रीज, तो ये ग्रुप है, वैसे ही ये भी एक ग्रुप है। जैसे कि ब्रिक्स हो गया, G7, G8 सुना होगा आपने, G20, ये सब एक ग्रुप है, देशों का ग्रुप है, जो आपस में आसियान ग्रुप है। अभी आगे चैप्टर में पढ़ोगे आप। ये ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं दोस्त, जब आपस में कंट्री मिलके कोई काम करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे कि आगे बढ़ने में भी मदद मिलती है भाई। इकोनॉमिक सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, जब एक दूसरे की देश हेल्प करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है दोस्त, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। जब आप मिलकर आगे बढ़ते हैं तो सबको सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। इसी चीज़ के लिए ग्रुप बना लिया जाता है। एक अकेला बंदा पैरों पर थक भी तो सकता है, और जरूरी थोड़ी है कि दोस्त सारे रिसोर्सेज हमारे पास है ही हैं। कुछ रिसोर्स हमारे पड़ोसी के पास होता है तो उससे ले लेंगे भाई, इसलिए ग्रुप बना देते हैं। तो आपस में दोस्त ये 15 जो राज्य थे USSR में, ये अलग अलग हो गए, और जो अलग हुए उन्होंने 12 स्टेट जो थे, जो अलग अलग देश बने, उन्होंने सोचा कि भाई हम तो एक साथ रहेंगे। तो 12 ने मिलकर एक कम्युनिटी बना लिया, जिसको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के नाम से जाना गया, और 3 जो बच गए वो अलग रहे। चलिए दोस्त, अब जो आपको मेन थीम है चैप्टर का वो समझ में आ गया कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल। ये राज्य जो भी हैं ये स्वतंत्र हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंट हैं। अब ये किसी भी USSR के अंडर में नहीं है, ये अपना बिल्कुल कानून बना सकते हैं बिना किसी भी कंट्री के दबाव के बगैर, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अब दोस्त यहाँ से होगा ये कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल जो बना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, C यानी कॉमनवेल्थ, तो CIS कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, अब ये टोटल इंडिपेंडेंट है। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि दोस्त कि इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना कब और कैसे हुई, ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। एक बार दोस्त जब 1989 में ही सोवियत यूनियन के तमाम स्टेट में विद्रोह, प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो चुके थे, बर्लिन की वॉल गिरा दी गई थी, और तमाम यूरोपियन स्टेट्स यानी यूरोपियन कंट्रीज़ है दोस्त, उन यूरोपियन कंट्रीज़ में भी दोस्तों हुआ ये
कि उन कंट्रियों के अंदर भी जहाँ जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, अब उन कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट भी गिरनी स्टार्ट हो गई और कम्युनिस्ट का जो दबदबा है ना सोशलिज्म का, ये दोस्त कहीं ना कहीं खत्म होना स्टार्ट हो गया। विद्रोह हो रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे। आगे चलकर दोस्तों हुआ ये कि 8 दिसंबर 1991 को 8 दिसंबर 1991 को रसिया, किसने? रसिया ने, बेलारूस ने और यूक्रेन ने, फिर से नाम ध्यान रखना, रसिया ने, बेलारूस ने और यूक्रेन ने, इन तीनों ने मिलकर बेलारूस की राजधानी, कहाँ पे? मिन्स्क में। कहाँ पे दोस्त? इसकी राजधानी मिन्स्क है। किसकी? बेलारूस की। बेलारूस की कैपिटल यानी कि राजधानी के अंदर एक मीटिंग करी और मीटिंग करके एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप के अंदर क्या हुआ दोस्त? मॉस्को, जो कि दोस्त आपको पता है कि रसिया की कैपिटल है। रसिया, बेलारूस और यूक्रेन, ये तीनों आपस में ज्वाइन हो गए। इस तरीके से कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया, CIS। कब बना? 8 दिसंबर 1991 को। तो शुरुआत में इसको बनाने वाले रसिया है ना, क्योंकि दोस्त टोटल जो 15 स्टेट हैं, 15 में से भाई 12 जो हैं, 12 अभी इसमें CIS में शामिल हो जाएंगे, एक धीरे धीरे करके शामिल होंगे इसके अंदर। 3 जो बचे हुए हैं दोस्त वो इसमें शामिल नहीं हुए, CIS में शामिल नहीं हुए। तो ये आपको दोस्त ध्यान रखना है। तो इस तरीके से रसिया, बेलारूस और यूक्रेन ने 8 दिसंबर 1991 को इसमें ज्वाइनिंग कर ली और 21 दिसंबर 1991 को, 21 दिसंबर को, ठीक दोस्तों 15-16 दिन के बाद ये हुआ कि फिर से कुछ और कंट्री, जिनमें 8 कंट्री का नाम आते हैं, वो इसमें ज्वाइन कर लिया। जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान हो गए, जॉर्जिया हो गए, है ना। जॉर्जिया दोस्तों 1993 में शामिल हो गया था। एंड अर्मीनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये सब इसके अंदर ज्वाइन होते चले गए और अंत में जाके इसके अंदर टोटल कितने? 12 कंट्री शामिल हो गए। तो इस तरीके से इसके अंदर टोटल 12 कंट्री शामिल हो गए और आज CIS के अंदर 12 कंट्री है। लेकिन दोस्तों जॉर्जिया बाहर निकल गया 2009 के अंदर, ये हम चर्चा करेंगे। बट आप जब इसमें लिखोगे तो आप टोटल 12 कंट्री ही लिखोगे, ठीक है। आप जॉर्जिया 2009 में निकल गया था, अभी कंडीशन बताऊंगा मैं क्या क्या रहा। अब जो 15 स्टेट थे उसमें से 12 ने तो भाई बना लिया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS बना लिया। लेकिन जो 3 बच गए जो इसमें ज्वाइन नहीं हुए, वो थे भाई कौन कौन है? एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया। कौन सा? फिर से सुनना दोस्तों, एस्टोनिया, लातविया, ठीक है दोस्तों। कहीं अगर आपको दिख नहीं रहा यार, थोड़ा सा इमेज ये ब्लर सी आ गई है, खैर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। एक है दोस्तों एस्टोनिया, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ऐसे मेरे सारे स्लाइड दोस्तों दोनों मीडियम में होते हैं। एस्टोनिया, एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया हो गया। दूसरा है दोस्तों लातविया, क्या है? लातविया। एंड दोस्तों तीसरा है लिथुआनिया, क्या है? लिथुआनिया। इस तरीके से इन तीनों ने ज्वाइनिंग नहीं करी CIS की और इन तीनों को बाल्टिक स्टेट्स के नाम से जाना गया। बड़े बड़े स्टेट हैं ये, यानी कि बड़े बड़े कंट्री, इसलिए इनको बाल्टिक स्टेट्स के नाम से जाना गया। और इन तीनों का ही अपना ग्रुप रहा और उस ग्रुप को बाल्टिक स्टेट के नाम से बोला गया, ठीक है दोस्तों। बाल्टिक स्टेट का कभी नाम आ जाए, बाल्टिक राज्य, तो लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, इन तीनों का नाम बताना है। और अगर CIS के कंट्री के नाम आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे? इतने सारे कंट्री हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। अभी आपको बताऊँ एक ट्रिक, तो याद कर लेना, उस ट्रिक को बताने में काम आएगा। चलिए दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ ट्रिक कि CIS के जो कंट्री हैं उन कंट्रियों के नाम बताऊँ। तो आपको दोस्त मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सुनिए ज़रा एक बार। सबसे पहले अभी आपको मैं एक लाइन दे रहा हूँ, उसको जब याद कर लेना, प्लीज़ याद कर लेना। सारे कंट्री, टोटल 12 कंट्री है ना, नाम याद करवा दूँगा। सुनिए, सबसे पहले आपने दोस्तों मिस्टर लड़कों के साथ, यानी कि जो मेल होते हैं उनके साथ, और फीमेल जो मिसेस होता है उनके लड़कियों के साथ लगाते सुना होगा। लेकिन आज हम कुछ उल्टा करेंगे। मिस्टर बुआ जी, मिस्टर बुआ जी, ठीक है। अक्कू, अक्कू किसी का नाम होता है ना, अक्कू TT है। जल्दी से याद करो फटाफट, मिस्टर बुआ जी। अब सोचोगे यार मिस्टर थोड़ा लगता है, मिसेस लगता है। दोस्त हमारा ट्रिक इस तरीके का है, थोड़ा ऊट पटांग सा, ताकि आपको जल्दी से ऊट पटांग चीज़ें में जल्दी याद हो जाती है। ऐसा होता है ना, जो मेहनत करता है यूट्यूब पे उसके वीडियोस नहीं चलती, लेकिन जो टिकटॉक पे आके ऊट पटांग कर देता है या इंस्टाग्राम पे रील्स बना लेता है, यूँ थूम के दिखा लेता है, उसकी वीडियो चल जाती है। ऐसा होता है ना, तो ऊट पटांग चीज़ें याद कर लो। मिस्टर बुआ जी, अक्कू TT है। अगर आपने दोस्त ये याद कर लिया
मिस्टर बुआ जी आपको टीटी है तो आपको 12 कंट्री का नाम याद हो गए। अब बताता हूँ कैसे, चलिए समझते हैं। एम से होता है दोस्तों मोलदेव, क्या होता है? मोलदेव, मोलदेवा भी कहते हैं इसको, मोलदेवा, ठीक है। एम से होता है मोलदेवा, आर से रसिया, बी से क्या हुआ जी? बी से होता है बेलारूस, यू से यूक्रेन, ए से अर्मीनिया, जी से जॉर्जिया। जो बता रहा हूँ लिखते जाओ एक ही बार में, और एक बार से 2 बार इसको बस याद करो, देन ये स्पेलिंग आपको उस कंट्री का नाम याद करवा देगी। जॉर्जिया तक आ गया, अब इस पे आते हैं। ए से अजरबैजान, के से किर्गिस्तान, इस के से कजाकिस्तान, इस यू से उज्बेकिस्तान, टी से तजाकिस्तान, इस टी से तुर्कमेनिस्तान। हे का कोई मतलब ही नहीं है, गिन लो भाई, 12 कंट्री के नाम कंप्लीट। क्लियर है? अब तो इन 12 कंट्रियों के नाम आपको याद इस तरीके से करना है। मिस्टर बुआ जी अक्कू टीटी है, जहाँ पे हे का कोई मतलब नहीं होगा, बस लाइन को बनाने के लिए हमने इस तरीके से किया है। और मिस्टर बुआ जी अक्कू टीटी है, यानी कि टीटी तक हमारे काम का है। आई होप दोस्तों आपको याद हो गया होगा यहाँ तक। किसी तरीके से भाई आपको ये नाम याद कर लेना है, ताकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको देखो फिर दिखाता हूँ। बेलारूस, यूक्रेन, ये देखो दोस्तों मोलदेवा जो बताया था ना मैंने आपको, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे नाम इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ये जो CIS है, इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ना, इनके उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया था ये, आखिर मेन मतलब क्या था इनका, मकसद क्या था पीछे का बनाने का। सबसे पहले यार सरकारी कार्यों में आपस में सभी कंट्री एक दूसरे की हेल्प करेंगे, इसलिए भी बनाया गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कृपया यहाँ देखें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना है, जिसके लिए मैंने स्लाइड के दोनों मीडियम में ही बनाया है। एंड संधि दायित्व, यानी कि मान लो कि जब भी कोई कंट्री आपस में कोई एग्रीमेंट करता है तो उस एग्रीमेंट को फॉलो भी किया जाए, ये CIS के आपस में कंट्री मिलकर प्रेशर बनाएंगे, यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दूसरे को कंट्री को बोलेंगे। ऐसा नहीं कोई एग्रीमेंट कर ले और बस उस एग्रीमेंट को मुकर जाए, भाई मैंने कब किया मैं, तो ऐसा कुछ भी ना हो। राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये आपस में कंट्री एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और जहाँ तक हो वहाँ पे दोस्त अपनी चाहे मिलिट्री हेल्प दे सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखेंगे और एक दूसरे की कंट्री में इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट डिसआर्मामेंट को प्रमोट करेंगे, प्रमोशन ऑफ डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है निरस्त्रीकरण, यानी कि हम वेपन्स को, हम हथियारों को बढ़ावा नहीं देंगे। जैसे सोवियत यूनियन ने हमेशा हथियारों को प्रमोट किया, एंड में जाकर टूट गया। तो दोस्त एक समय ये सोवियत संघ के हिस्सा ही हुआ करते थे ये सारे कंट्री जो CIS के भाग हैं, ग्रुप के मेंबर हैं, तब उनको लग गया नहीं भाई अब निरस्त्रीकरण को प्रमोट करेंगे, हम जिसको डिसआर्मामेंट कहा जाता है। हम हथियारों पे नहीं, हम इकोनॉमी पे खर्च करेंगे, हम हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस पे खर्च करेंगे, समझे दोस्त। चलिए नेक्स्ट है आर्थिक एकता स्थापित करेंगे। दैट मीन्स आपस में कंट्री एक दूसरे देशों में व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, जिससे इकोनॉमिक एकीकरण आएगा आपस में। एकीकरण का मतलब होता है कि दोस्त जो ये 12 जो कंट्री हैं आपस में CIS के, वो आपस में लेन देन करेंगे, व्यापार करेंगे। जो मेरे पास है वो उसके पास जाएगा, जो उसके पास मेरे पास आएगा, फुल व्यापार होगा, टैक्स मिलेगा, बढ़ावा भी होगा, लेकिन टैक्स कम से कम, अभी आगे बताऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ये जो CIS है, इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, CIS का स्ट्रक्चर क्या है। ये तो भाई ये ग्रुप है ना 12 देशों का, तो ये 12 देश आपस में किस तरह से रेगुलेट होते हैं, अभी आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले दोस्त काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, पहला ये है। दूसरा काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। दो दोस्तों इसके मेन कमिटी हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो आता है वो होता है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि CIS के अंदर काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं, कुछ काउंसिल्स हैं जो पूरी CIS के कंट्रीज़ को आपस में रेगुलेट करती है, जिनकी आपस में समिट या मीटिंग्स होती है, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, किसी के 1 साल में, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन फटाफट निकाला जाए। चलिए बात करते हैं पहले तो इसकी मेन जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सबसे ऊपर आता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, यानी कि सभी स्टेट के, स्टेट मतलब देश होता है, ठीक है, जैसे कि उज्बेकिस्तान है ना, तुर्कमेनिस्तान हो गया, यूक्रेन हो गया, उज्बेकिस्तान, सभी कंट्री के जो 12 कंट्री है उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री होता है। जिस कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट, और क्या हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होगा।
तो इस तरीके से दोस्त जो काउंसिल ऑफ हेड्स होते हैं उनकी भी मीटिंग होती है 6 महीने में एक बार, और हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होते हैं उनकी भी मीटिंग होती है 3 महीने में एक बार। नेक्स्ट दोस्तों जो है काउंसिल वो है मंत्रिवर्गीय परिषद, मिनिस्ट्रियल काउंसिल। ये 12 कंट्रियों को मिलाकर एक काउंसिल बनाई गई है जिसके अंदर 12 देशों के एक एक हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट और एक एक मिनिस्टर ज्वाइन करते हैं इसको, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो तो आपस में मिलके ही सुलह मुशाहरा किया जाए, यानी कि बातचीत करके उसको सॉल्व किया जाए। इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली यानी कि अंतर संसदीय सभा। दोस्तों सभी संसद तो हर देश में होती है, तो संसद के मेंबर भी, पार्लियामेंट के मेंबर इसमें ज्वाइन होते हैं। और अंतर्राज्यीय आर्थिक समिति यानी कि इंटर स्टेट इकोनॉमिक कमिटी भी एक बनाई जाती है जो कि इकोनॉमिक इश्यूज को देखती है। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्र अध्यक्ष परिषद है ना, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको है ना याद भी रहे। देखो जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट है दोस्त, या इसकी सबसे सर्वोच्च संस्था एपेक्स यानी कि सबसे सुप्रीम एक काउंसिल है ये CIS की, जिसकी 6 महीने में एक बार बैठक होती है और ये इश्यूज ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट को देखती है, यानी कि जो ऐसा मुद्दा जो 12 देशों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस समय कोविड का मामला चल रहा है तो ये 12 देशों सभी के लिए इंपॉर्टेंट। तो ये दोस्त ये आपस में 12 देश मिलकर मीटिंग करते हैं और कोविड का मामला जो भी जिस कंट्री में जैसा चल रहा है उसमें वैक्सीनेशन के लिए या PPT किट के लिए, यानी कि जिस तरीके से दोस्त होता है ना यार कि आपस में हेल्प देना, वो आपस में मिल के करते हैं, ठीक है। एंड काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें हम, क्योंकि ये तो हेड ऑफ स्टेट की बात है, अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, जिस पर 3 महीने में एक बैठक होती है और जो भी काम किया गया है उसको कोऑर्डिनेट के तहत, यानी कि उस जगह पे काम ज़्यादा है कहीं उस जगह पे काम कम है तो उसमें कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है कि बैलेंस बने रहे और सभी जगह सतत विकास हो, है ना, पर्यावरण को देखते हुए विकास किया जाए। चलिए अंतर संसदीय सभा जो दोस्तों है इसको 1992 में बनाया गया था, जिसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, सेंट पीटर्सबर्ग में इसका मुख्यालय है, ठीक है। एंड दोस्त जो CIS है इसका भी मुख्यालय बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क में है। कहाँ पे? मिन्स्क में। CIS का दोस्तों मुख्यालय। 1 मार्क्स जो MCQ क्वेश्चन आएंगे उसमें पूछा जा सकता है, तो दोस्तों आपको सही तरीके से समझना है हर एक चैप्टर्स को। और ठीक है, मुख्यालय सेंट पीटर्स में है संसदीय सभा का, और CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का मुख्यालय मिन्स्क में है, बेलारूस की कैपिटल के अंदर मिन्स्क, ठीक है। विदेश मंत्रियों की दोस्तों भी एक काउंसिल है ना, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो भी विदेश नीति बनाई जाती है, फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है कि मेरे देश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगा। फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन किस बिहाफ पे रखेगा, भाई मैं ये नहीं करता और मेरे सिद्धांत मेरे प्रिंसिपल तेरे कंट्री से अगर मैच नहीं करते तो मैं उसके साथ नहीं रखूँगा, मतलब इस तरीके से। तो फॉरेन पॉलिसी को एक डिस्क्राइब किया जाता है कि हम क्या मानते हैं, सामने वाला भी कंट्री क्या मानता है, यानी कि एक कंट्री उस कंट्री के साथ अपने संबंध या रिलेशन बनाता है जिससे उसका फ़ायदा हो। तो ये चीज़ देखकर फॉरेन पॉलिसी बनाया जाता है, जो कि स्थायी कार्यपालक यानी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है ये विदेश मंत्रियों की परिषद, ठीक है, परमानेंट है, ये कभी भंग नहीं होती, हमेशा चलते रहती है ये। नेक्स्ट दोस्तों एक्टिविटीज़ की बात करते हैं हम। ये CIS का मेन एक्टिविटीज़ क्या है, ये काम क्या करते हैं। देखो दोस्त 1993 में CIS के 7 सदस्य ने मिलकर एक मानवाधिकार और स्वतंत्रता पे इश्यूज़ को उठाया ताकि जितने भी 12 कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। तो सबसे पहला इनका काम है मानव ह्यूमन राइट्स के ऊपर और देशों की इंडिपेंडेंस के ऊपर काम करना, पहला एक्टिविटीज़, जो कि 1993 में ही शुरू की इसकी स्टार्टिंग की गई थी, शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट CIS अंतर्राज्यीय बैंक का गठन। दोस्त CIS ने क्या किया, अंतर्राज्यीय यानी कि एक बैंक बनाया, और इस बैंक के तहत अगर 12 स्टेट यानी कि जो 12 मेंबर हैं उनको किसी भी देश के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर अगर ट्रेड करना है तो वो ट्रेड आसानी से कर सकते हैं इस बैंक से हेल्प लेकर, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए ट्रेड एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट है दोस्त सशस्त्र सेना व्यापक प्रयोजनार्थ, जनरल पर्पस आर्म्ड फोर्स, यानी कि जब भी कभी भी किसी भी देश को सेना की ज़रूरत पड़ गई, आर्मी की, मान लो कि दोस्त 12 स्टेट में से किसी एक पे भी किसी बाहरी कंट्री ने अटैक कर दिया जो इन 12 कंट्री में है, CIS के अंदर मेंबर नहीं है वो, तो ये आपस में जनरल पर्पस के लिए फटाफट वो रेडी हो जाए इनकी आर्मी, और जिसने अटैक किया है बाहरी कोई कंट्री आ गया, कहते नहीं है कि अगर आपस में किसी को पेल के चलेगा कोई तो उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। तो दोस्त इन्होंने एक जनरल पर्पस के लिए एक आर्म फोर्स भी बना रखा है,
ठीक है, जो 12 कंट्री को आपस में डिफेंसिव यानी कि सुरक्षित रखता है। 1992 में रक्षा मंत्री परिषद की स्थापना की गई, जो कि देश में सामूहिक शांति बनाए रखने के लिए की गई थी, यानी कि कलेक्टिव पीसनेस के लिए की गई थी, ताकि देश के अंदर बिल्कुल पीसनेस रहे सामूहिक रूप से, यानी कि सभी 12 कंट्रियों के अंदर। नेक्स्ट दोस्त 1993 में 9 सदस्यों ने मिलकर क्या किया, आर्थिक संघ बनाने पे एक सिग्नेचर किया, इकोनॉमिक संघ, यानी कि दोस्त क्या, इकोनॉमिक यूनियन बनाया। इस इकोनॉमिक यूनियन के द्वारा आपस में जो भी मेंबर स्टेट्स हैं 12, वो इकोनॉमिक ट्रेड एक्टिविटीज़ करेंगे बिना किसी रोक टोक के। साथ ही दोस्त 1994 में जॉर्जिया और तुर्कमेनिस्तान ने आपस में सिग्नेचर किया, और इस सिग्नेचर के बाद क्या हुआ, अंतर्राज्यीय आर्थिक समिति बनाई गई, क्योंकि इकोनॉमिक इशू सभी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेड एक्टिविटी को दोस्त इसमें शामिल किया गया था, किसको, ट्रेड एक्टिविटी को। 1996 में सर्वोच्च परिषद बनाया गया, और वर्ष 2000 में सामूहिक सुरक्षा संधि हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, जो आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2000 में क्या हुआ, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी हुई, जिसके अंदर कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए सामूहिक सभी जो 12 स्टेट हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक कमिटी बनाई जा रही है, और इस कमिटी के अंदर ट्रीटी हुई है, यानी कि सामूहिक सुरक्षा संधि। आगे चल के दोस्त 2005 या 7 के अंदर इसका नाम चेंज कर आगे चल के इसमें ऑर्गेनाइजेशन वर्ड जोड़ दिया गया, इसका नाम बन गया सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, इसका नाम बन गया, ठीक है। एंड इसको ताशकंद संधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 12 मई 1992 को इस पर सिग्नेचर किया गया था, जो ताशकंद में ही किया गया था। ताशकंद दोस्तों रसिया के अंदर है, ठीक है, और क्योंकि इसी ताशकंद एग्रीमेंट के अंदर दोस्त 1996 में हमारे जब कौन, लाल बहादुर शास्त्री गए हुए थे, जो लौट के वापस वो नहीं, उनकी डेड बॉडी आई थी। जब मैं आपको इंडियन बुक वाली पढ़ाऊँगा नेक्स्ट बुक के अंदर, देन पूरी कहानी बताऊँगा। चलिए दोस्तों, तो 15 मई 1992 को इस पर सिग्नेचर हो गया, और 2008 में इसको ऑफिशियली रूप से क्या परमिशन मिल गई, और सभी कंट्री ने सिक्योरिटी यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी पे सिग्नेचर करके 12 स्टेटों ने एक चीज़ सोच लिया कि बस आपस में हम आप क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, किस चीज़ में, सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए। एंड CSTO को वर्ष यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया था ना, तो उसके इसमें और जोड़ दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन। 2004 में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये है कि UNO के द्वारा भी दोस्त इसको गेस्ट के रूप में यानी कि पर्यवेक्षक क्या हुआ, ऑब्जर्वर के रूप में एक स्टेटस मिल गया UNO के अंदर, ठीक है। तो इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं CIS मुक्त व्यापार क्षेत्र। आपस में CIS ने FTA कर लिया। FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे कि दोस्त FTA हमारा भी दोस्त जैसे कि रसिया हो गया, या दक्षिण के मेंबर यानी कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हुआ पड़ा है। IMPST कंट्री हो गए, मुक्त व्यापार करते हैं हम भी। तो सेम दोस्तों इस तरीके से ये जो CIS के कंट्री इन्होंने क्या किया, FTA किया, FTA एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया। अब इस सिग्नेचर के तहत आपस में जो 12 मेंबर स्टेट हैं उन्होंने इसमें एग्रीमेंट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करी, बिना किसी रोक टोक के जो व्यापार किया जाता है उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या FTA के नाम से जाना जाता है, मुक्त व्यापार है संधि कहा जाता है, जिसके अंदर एक्सपोर्ट भी करेंगे और इंपोर्ट भी करेंगे, निर्यात और आयात, आयात और निर्यात, सामान की आवाजाही, आयात आने दो, निर्यात जाने दो, यानी कि सामान लेंगे भी और देंगे भी बिना किसी रोक टोक के, और टैक्स में छूट मिल गई इस संधि के बाद। तो सबसे बड़ी बात ये है। एंड दोस्त जो मेरी कंट्री की करेंसी है वही करेंसी उस कंट्री में भी एक्सेप्ट हो, जिसके ऊपर FTA के बाद सिग्नेचर करने के बाद ये भी चीज़ आसान हो गई। तो FTA से बहुत फ़ायदा हुआ देशों को, है ना, CIS के देशों को। एंड जो करप्शन है ब्यूरोक्रेट्स के अंदर उसको कम करने की बात हुई और काफ़ी हद तक कम की गई। एंड दोस्त एक और कमिटी सी बना ली, ग्रुप बना लिया गया 2001 के मई में, जिसको EEC कहा गया। इसका मतलब है यूरेशियन, है क्या कहा गया इसका मतलब, यूरेशियन इकोनॉमिक ग्रुप, यूरेशियन इकोनॉमिक ग्रुप के अंदर, यानी कि दोस्तों इसको ऐसे तो ग्रुप कहते हैं, इस मतलब कम्युनिटी है सी का मतलब, ठीक है। तो यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंदर आपस में जो 12 स्टेट हैं उन्होंने इस ट्रेड एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए इस तरीके से बनाया ताकि कोई भी टैक्स को इंक्रीज नहीं करेगा। अब भाई एक कंट्री का सामान इस कंट्री में जा रहा है तो वो बोलेगा भाई तेरा सामान मेरे बॉर्डर को पार करके आ रहा है तो हम टैक्स ज़्यादा लेंगे, कस्टम ड्यूटी जिसको कहते हैं,
लेकिन ये CIS आपस में ही तो कम्युनिटी के मेंबर हैं जो 12 स्टेट हैं, तो आपस में टैक्स किस बात की भाई, इसलिए टैक्स में छूट मिली जो EEC के मेंबर बने 12 स्टेट मिलकर, ठीक है। और आपस में दोस्त ये सब तो बन गए, लेकिन जॉर्जिया जैसे कि 12 कंट्री स्टार्टिंग से रहे हैं इसके, लेकिन 2009 में जॉर्जिया निकल गया। इसने बोला कि हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जो जॉर्जिया नेटो का मेंबर बन गया था। नाटो पड़ा था 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका के द्वारा, तो जॉर्जिया उसका मेंबर बन गया। इसने बोला कि भाई अब मैं इसका कैसे मेंबर रहूँगा, मैं एक ही संगठन का मेंबर रह लूँ, इसलिए जॉर्जिया निकल गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से CIS की पूरी कहानी हमारी समाप्त होती है। तो विकास की राह में कुछ यूँ CIS ने अपनी संस्था बनाई जिससे कि हम ट्रेड एक्टिविटी को प्रमोट कर सके और सोवियत यूनियन के जकड़न से बाहर निकलकर जिस तरीके से साम्राज्यवाद सा फैल चुका था यहाँ पे, किसका, सोशलिज्म का, उस चीज़ को इन्होंने छोड़ा दोस्त और डेमोक्रेसी की राह पे निकले, जिसमें इन्होंने फुल कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस, ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम को प्रमोट किया। खैर दोस्तों, इन सभी के साथ हमारा टॉपिक तो ये खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और है, अरब स्प्रिंग। लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। प्लीज़ दोस्तों सभी वीडियोस को सीक्वेंस में देखना। नोट्स की लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को सभी दोस्तों पे शेयर करना। एक एक वीडियो को बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है हमारी। इस मेहनत को सफल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत सहयोग और हेल्प की ज़रूरत है। लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।